जुले मैं वंगदूस दर्जे लेक्चरर इकोनॉमिक्स। तो मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं मेथड टू मेजर नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए वी हैव ए 3 मेथड, दैट इज इनकम मेथड, expenditure method, and last one is value added मेथड। ये 3 मेथड है जिसके थ्रू हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट कर सकते हैं। फर्स्ट, इनकम मेथड। इनकम मेथड मीन्स व्हेन वी मेजर नेशनल इनकम in term of factor payment is called income method। इसका और भी नाम है, इसको कहा जाता है फैक्टर पेमेंट मेथड, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी कहा जाता है। दूसरा है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, व्हेन वी मेजर नेशनल इनकम इन टर्म ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन गुड एंड सर्विसेज। ठीक है, इसको कहा जाता है एक्सपेंडिचर मेथड। इसका और 2 भी नाम है, इसको एक नाम है आउटले मेथड, दूसरा है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, फिर इसके बाद वैल्यू एडिड मेथड। वैल्यू एडिड मेथड व्हेन वी मेजर नेशनल इनकम इन टर्म ऑफ वैल्यू एडिशन बाय आर द प्रोड्यूसिंग यूनिट। जितना भी प्रोड्यूसिंग यूनिट, ज्यादातर हमारे पास एक इकोनॉमी में 3 प्रोड्यूसिंग यूनिट होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। ये तीनों सेक्टर जो वैल्यू एडिशन करता है उसके बेस पे जब नेशनल इनकम को हम एस्टिमेट करता है तो उसको वैल्यू एडिड मेथड कहा जाता है। इसका और भी नाम है, इसको इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले हमने देख लिया कि ये 3 मेथड है। अब इसके बाद हम नेशनल इनकम को कैसे मेजर करते हैं। नेशनल इनकम को हम इनकम मेथड से भी कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड से भी कर सकते हैं और वैल्यू एडिड मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मेजरमेंट करने से पहले कुछ कंसेप्ट होते हैं कि जो नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते समय हम यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको उन कंसेप्ट के बारे में थोड़ा बताऊंगा, क्योंकि फिर आपको ये अगर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपको जो कैलकुलेशन पोर्शन होगा वो बढ़िया से आप कर पाएंगे। सबसे पहले ग्रोस प्रोडक्ट, नेट प्रोडक्ट। सबसे पहले हम करेंगे ये 2 कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे। ग्रॉस प्रोडक्ट मींस मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द प्रोड्यूसर विद इन डोमेस्टिक टेरिटोरी ऑफ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर अलोंग विद द डिप्रिसिएशन। यानी कि ग्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है ना, एक साल में एक डोमेस्टिक टेरिटोरी में कितना फाइनल गुड प्रोड्यूस किया और इसके साथ साथ वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन इसमें इंक्लूड होते हैं। अब नेट प्रोडक्ट क्या होता है ना, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द प्रोड्यूसर विद इन डोमेस्टिक टेरिटोरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर बट इट एक्सक्लूड द वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन। अब यहां पे देखते हैं कि दोनों में डिप्रिसिएशन का कुछ मेंशन हो रहा है। तो ये डिप्रिसिएशन यानी कि ग्रॉस प्रोडक्ट में भी डिप्रिसिएशन का मेंशन हुआ, नेट प्रोडक्ट में भी डिप्रिसिएशन का मेंशन हुआ। यहां पे हमने देखा कि अलोंग विद द डिप्रिसिएशन, यहां पे हुआ वी एक्सक्लूड द डिप्रिसिएशन। इसका मतलब आप लोगों को ये पता होना चाहिए व्हाट इज मीन बाय डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन क्या चीज है? डिप्रिसिएशन मींस लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेज एंड चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन डिमांड पैटर्न। अगर इनमें से किसी की वजह से भी अगर आपका फिक्स एसेट का वैल्यू जो है कम होता है तो उसको कहा जाता है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन होने की वजह से क्या होता है, आपको कुछ एक्स्ट्रा खर्चा निकल जाते हैं। अब डिप्रिसिएशन को रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहा जाता है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहा जाता है।
ठीक है। अब इस डिप्रिसिएशन से ये ग्रॉस और नेट में नेट ग्रॉस में चेंज होते हैं। कैसे होते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम डिप्रिसिएशन को इंक्लूड करते हैं। जब भी हम अपने डोमेस्टिक इनकम को बताते हैं तो उस टाइम हमारा डोमेस्टिक इनकम इतना है बोलेंगे, उस टाइम ये होता है कि डोमेस्टिक इनकम में हमारा डिप्रिसिएशन का वैल्यू भी इंक्लूड होता है, जो यानी कि डिप्रिसिएशन की वजह से हमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट उठाना पड़ा, उसको डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड किया हुआ होते हैं। ठीक है। अब जब नेट पे आते हैं तो हम डिप्रिसिएशन का वैल्यू जो है ना इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। नेट प्रोडक्ट होता है तो उस टाइम हम डिप्रिसिएशन का वैल्यू जो है ना नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। अब देखिए डिप्रिसिएशन, मैं एक एग्जांपल दूंगा आप लोगों को डिप्रिसिएशन का। जैसे कि बहुत बड़ा अमाउंट देगा तो आप लोगों को थोड़ा उसको कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो जाएंगे। मैं छोटा सा दूंगा। एक कंट्री है, उसका टोटल इनकम जो है ना एक साल का एनुअल इनकम जो है ना 1 लाख है, 1 लाख है। ठीक है। अब कोई पूछता है कि आपके इकोनॉमी का कितना इनकम है, यानी कि ग्रॉस प्रोडक्ट कितना है, तो बोलता है कि 1 लाख। 1 लाख मतलब कि इस 1 लाख में इन्होंने ये ग्रॉस में कहा है तो डिप्रिसिएशन का वैल्यू इसमें इंक्लूड है। अब डिप्रिसिएशन कितना है, यानी कि जब प्रोडक्शन करते समय हमें कुछ ना कुछ खर्चा भी होते हैं, थोड़े जो मशीन टूट फूट जाते हैं या कभी कभी क्या टेक्नोलॉजी में चेंज आते हैं, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो जाते हैं तो टेक्नोलॉजी को भी चेंज करना पड़ता है। उसी तरह नॉर्मल वियर एंड टियर आ जाते हैं। तो किसी भी वजह से आप जब एक साल मशीन को चलाते हैं, मशीनरी को चलाते हैं या प्लांट को चलाते हैं तो वहां डिप्रिसिएशन आता है, कुछ ना कुछ खर्चे आते हैं। इसमें उस खर्चे को मिला के डोमेस्टिक इनकम में बताया हुआ है। अब हम सोचेंगे कि सपोज करेंगे कि 10% जो है ना डिप्रिसिएशन हुआ है, 10% जो है डिप्रिसिएशन हुआ है। अब ग्रॉस प्रोडक्ट आएंगे तो हम सीधा कहेंगे कि हमारा इनकम 1 लाख है। लेकिन जब नेट कहेंगे, नेट प्रोडक्ट क्या है, नेट प्रोडक्ट क्या है कहेंगे तो हम कहेंगे कि डिप्रिसिएशन यहां पे एक्सक्लूड होता है, तो जो ग्रॉस प्रोडक्ट है उसमें से हम माइनस करेंगे डिप्रिसिएशन को। ठीक है। ग्रॉस प्रोडक्ट कितना था हमारे पास, 1 लाख, 1 लाख। ठीक है। 1 लाख का 10% कितना हुआ, 1 लाख का 10% हुआ 10,000। अब 10,000 माइनस करने के बाद बचता है 90, यानी कि ये 90,000 जो है ना आपका नेट प्रोडक्ट है। तो इसको देखा जाए तो ग्रॉस और नेट पे जब आप देखते हैं तो आपको यह पता चलता है कि ग्रॉस जो है हमें पूरा इकोनॉमी का पिक्चर शो नहीं करते हैं, नेट प्रोडक्ट जो है इकोनॉमी का पिक्चर को शो करते हैं। एक तो ये कॉन्सेप्ट है जो नेशनल इनकम में जब हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं तो उस टाइम यूज होते हैं। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो नेशनल इनकम में बार बार यूज होते हैं वो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल domestic product and national product. Domestic products means market value of final good and service produced by all the producers within domestic territory of a country during an accounting year, along with it excludes the value of net factor income from abroad. ठीक है, यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है ना विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी में पूरे प्रोड्यूसर के द्वारा कितना फाइनल गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस किया है वो इंक्लूड होता है, लेकिन यहां पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इंक्लूड नहीं होते। अब इसके बाद आते हैं नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट मींस मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय ओनली नॉर्मल रेसिडेंट। ठीक है, यहां पे मैं बोल रहा हूं ओनली, वहां पे ऑल द प्रोड्यूसर, इसमें बहुत फर्क है। बाय ओनली नॉर्मल रेसिडेंट विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री along with the value of net factor income from abroad। यहां पे net factor income from abroad होते हैं। तो डोमेस्टिक और नेशनल को जब आप देखते हैं तो यहां पे आपने क्या देखा, दो चीज का डिफरेंस देखा। एक तो यहां पे बाय ऑल द प्रोड्यूसर आया, यहां पे नॉर्मल रेसिडेंट आया। दूसरा यहां पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इंक्लूड नहीं होगा, यहां पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इंक्लूड होगा।
तो सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल रेसिडेंट क्या चीज है उसको थोड़ा बताऊंगा, इसके बाद नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है उसको बताऊंगा, इसके बाद ही आप इसको क्लियर कट समझ पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल रेसिडेंट के बारे में, ये नॉर्मल रेसिडेंट क्या होते हैं? नॉर्मल रेसिडेंट मीन्स a person who are normally reside in that country for more than 1 year and his or her center of interest is lies in that country, ठीक है। यानी कि यहां पे क्या चीज आ रहा है, दो चीज आ रहा है। नॉर्मल रेसिडेंट उसी पर्सन को कहा जाएगा जो उस कंट्री में 1 साल से ज्यादा बैठ रहा हो और उसका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट जो है ना उसी कंट्री में हो। सेंटर ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? सेंटर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं वो उसी कंट्री में होना चाहिए। अगर कोई बंदा वहां इकोनॉमिक एक्टिविटी तो वहां करते हैं लेकिन वो 1 साल से कम बैठते हैं तो उस टाइम उस बंदे को नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहा जाएगा। इसलिए नेशनल प्रोडक्ट में नॉर्मल रेसिडेंट का ही प्रोडक्ट इंक्लूड होते हैं, ठीक है। लेकिन डोमेस्टिक प्रोडक्ट में बाय ऑल द प्रोड्यूसर मतलब ऑल द प्रोड्यूसर में नॉर्मल रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। इसमें कोई भी हो सकता है, फॉरेनर भी हो सकता है, जो 1 साल से कम भी बैठा हो मगर उन्होंने अपना सेंटर ऑफ इंटरेस्ट इंडिया ही रखा होगा और 1 साल से कम भी बैठा उस टाइम भी वो हमारे डोमेस्टिक इनकम में आ जाएंगे। एक तो ये डिफरेंट होता है डोमेस्टिक और नेशनल में। अब दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है कि हमारा ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए व्हाट इज मीन बाय नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब होता है कि फैक्टर इनकम अर्न बाय आवर रेसिडेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर पेमेंट पेड टू नॉन रेसिडेंट विद इन द कंट्री। यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है? हमारे नॉर्मल रेसिडेंट को, नॉर्मल रेसिडेंट क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनको फॉरेन कंट्री में काम करने की वजह से कितना इनकम मिला है वो, और बहुत सारे फॉरेनर जो फॉरेन का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे इंडिया में भी आके काम करते हैं उनको हमने कितना पैसा दिया है। अगर इन दोनों का डिफरेंस निकाल दें तो ये होता है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब जैसे कि एग्जांपल हमें, यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में क्या है कि हमें रिसीव हुआ है वहां से 10,000, हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को वहां से 10,000 मिला है, तो हमने उनके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हमने यहां काम किया उनको दिया है, पेमेंट किया है 5,000, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए डिफरेंट फैक्टर इनकम अर्न बाय आवर रेसिडेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर पेमेंट पेड टू नॉन रेसिडेंट विद इन द कंट्री, इनमें क्या डिफरेंस है? यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें कितना रिसीव हुआ है? 10,000। हमने उनके नॉन रेसिडेंट को कितना दिया है? 5,000। तो डिफरेंट कितना आया? 5,000। ये 5,000 जो है हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, ठीक है। अब ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है ना डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में यही इसी का डिफरेंस है। जैसे कि आपने देखा कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं होते क्योंकि ये जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है ना विद इन कंट्री में जो बाय ऑल द प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया वो होते हैं, ठीक है। नेशनल प्रोडक्ट में, नेशनल में विद इन कंट्री में जितना प्रोड्यूस हुआ उसके साथ साथ बाहर से कितना मिला वो भी इंक्लूड होता है, उसको कहा जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट जो नेशनल इनकम में यूज होते हैं वो होता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब यहां पे दो चीज होते हैं, एक मार्केट प्राइस, एक फैक्टर कॉस्ट। इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मार्केट प्राइस मीन मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द प्रोड्यूसर विद इन डोमेस्टिक टेरिटोरी ऑफ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अब यहां पे ग्रॉस, मैंने इस कॉन्सेप्ट को ग्रॉस में लिख दिया तो अलोंग विद द डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो यहां पे मार्केट की बात करते हैं। अब मार्केट, जब आप मार्केट में जाते हो तो आप लोग क्या देखें, मार्केट में टैक्स और सब्सिडी का मेन इशू होता है, टैक्स और सब्सिडी का। ठीक है, यहां पे क्या होता है मेन इशू? टैक्सेस और सब्सिडीज का। ठीक है, अब मार्केट में जब भी होता है तो मार्केट में मार्केट का वैल्यू कब अब होगा? सब्सिडी देने से होगा कि टैक्स। अगर टैक्स बढ़ाएंगे तो मार्केट प्राइस अब होगा, तो मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर सब्सिडी देंगे तो मार्केट प्राइस जो है ना कम हो जाएंगे, तो मार्केट वैल्यू भी जो नेशनल प्रोडक्ट वो है वो कम हो जाएंगे। अब इससे आपको यह पता चलता है कि जब भी हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस में बात करते हैं, तो इस मार्केट प्राइस की बात करते हैं तो मार्केट प्राइस में हमेशा टैक्स जो है ना, टैक्स जो है प्लस होता है, सब्सिडी जो है मैनेज होता है। ठीक है, सब्सिडी जो है मैनेज। अभी इस टाइम हमारे पास कौन सा टैक्स है? पहले हमारे पास बहुत सारे टैक्स थे, ठीक है ना, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, बहुत सारे टैक्स थे। अभी हमारे पास इस टाइम एक ही टैक्स है, जीएसटी। ठीक है, अभी हमारे पास एक ही टैक्स है, वही जीएसटी जो है ना इनडायरेक्ट टैक्स होता है, वही हम यहाँ पे जो टैक्स की बात कर रहे हैं उसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सब्सिडी जो है ना, सब्सिडी गवर्नमेंट देता है, तो सब्सिडी का फायदा किसको होते हैं? प्रोड्यूसर को तो होते ही नहीं। सब्सिडी का फायदा होता है कंज्यूमर या हाउस होल्ड को। ठीक है, तो ये सब्सिडी इसलिए मार्केट प्राइस में मैनेज हो रहा है। अब जब हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं, तो फैक्टर कॉस्ट इसका मतलब क्या होता है ना, इसका मतलब होता है कि सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटोरी ऑफ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, यानी कि ये फैक्टर कॉस्ट का मतलब कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या क्या मिला है। हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चार होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर। लैंड को मिलता है वेज, ठीक है, लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलता है वेजेस, ठीक है, फिर कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। यही सम टोटल ऑफ रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट भी कहा जाता है। अब यहां पे टैक्स और सब्सिडी का क्या मेंशन होते हैं? जैसे कि टैक्स देगा तो क्या होगा? टैक्स देने से नुकसान किसको होगा? टैक्स देने से कंज्यूमर को या हाउस होल्ड को नुकसान होगा, इसलिए टैक्स जो है यहां पे मैनेज होगा। टैक्स क्या होगा? मैनेज होगा। ठीक है, सब्सिडी देगा तो क्या फायदा होगा? सब्सिडी सिर्फ हाउस होल्ड को फायदा है। ठीक है ना, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा सिलेंडर पे सब्सिडी मिलता है, तो प्रोड्यूसर को तो नहीं मिलता है, सिर्फ कंज्यूमर को मिलता है। तो यहां पे सब्सिडी जो है क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है, तो यही डिफरेंट है। ठीक है ना, नेशनल इनकम को जब हम मार्केट प्राइस में एस्टिमेट करते हैं तो ये आपने याद रखना है कि टैक्स को प्लस होगा, सब्सिडी को माइनस होना है। आप जब फैक्टर कॉस्ट में करेंगे तो आपको ये भी याद रखना है कि यहां पे टैक्स जो है ना माइनस होगा, सब्सिडी जो है प्लस होगा। ठीक है, अब ये टैक्स और सब्सिडी को और एक नाम से भी जाना जाता है, नेट, इसको बोलते हैं कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसको क्या बोलते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। यानी कि डिफरेंस बिटवीन टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी इज कॉल्ड नेट इनडायरेक्ट। यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी की डिफरेंस को कहा जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कभी कभी आपको कैलकुलेशन के टाइम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडी अलग नहीं दिए होते, कभी कभी आपको सीधा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जब नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया होगा तो आप लोगों ने क्या करना है उस टाइम, यहां पे मार्केट में होगा तो प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स करना है। ठीक है, मार्केट में होगा क्या करना है? प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब फैक्टर में होगा तो आपने क्या करना है? फैक्टर में होगा तो आपने करना है माइनस
नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो अगर आप इन कॉन्सेप्ट, अगर ये सब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तो आप नेशनल इनकम में कोई भी कैलकुलेशन आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब आप इसके बाद हम कैलकुलेशन जो है, पोर्शन जो है कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन मेथड वाइज करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे इनकम मेथड। सो फर्स्ट वन इज इनकम मेथड। सबसे पहले हम करेंगे इनकम मेथड को। ठीक है, अब इनकम मेथड का मीनिंग तो मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है। अब इनकम मेथड में कुछ स्टेप्स होते हैं नेशनल इनकम को एस्टिमेट करिए। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम। क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम, यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को किस किस टाइप का इनकम मिलता है उसको क्लासिफाई करना है। जब हम फैक्टर इनकम को क्लासिफाई करते हैं तो हमें यहां पे 3-4 तरह का पार्ट दिखते हैं। सबसे पहले होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, दूसरा होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। अब तीसरा होता है मिक्स इनकम। ठीक है, जब हम नेशनल इनकम को क्लासिफाई करता है तो एट दैट टाइम वी फाइंड 3 टाइप ऑफ नेशनल इनकम: कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स इनकम। ठीक है, तो सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय? इनकम फ्रॉम वर्क। इनकम फ्रॉम वर्क मीन काम करने की वजह से जो भी इनकम मिलता है उसको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कहा जाता है। अब ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज अगर कोई इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं होगा या कोई लेमैन होगा तो वो सीधा बोलेंगे कि वेज को ही कंपनसेशन या सैलरी या वेज को कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कहते हैं। लेकिन जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या क्या चीज आते हैं। यहां पर भी 4 कंपोनेंट आते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या आते हैं? पहला यहां पे आता है कि वेजेस एंड सैलरी इन कैश। ठीक है, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, जो कैश में मिलता है, जो सब बोलते हैं कि तनख्वाह, आपका तनख्वाह कितना है, वही होता है वेज एंड सैलरी इन कैश। दूसरा आता है वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। काइंड मतलब रियल फॉर्म में, जैसे कि आप हम यहां पे वेज एंड सैलरी इन काइंड के लिए हम आर्मी को लेते हैं। ठीक है ना, आर्मी को कैश के अलावा बहुत सारे काइंड भी मिलते हैं। क्या क्या मिलते हैं? उनको यूनिफॉर्म मिलते हैं, उनको खाना मिलते हैं, रहने के लिए एकोमोडेशन मिलते हैं। ये सब आते हैं वेज एंड सैलरी इन काइंड। इसके बाद आता है एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। जो भी मुलाजिम होते हैं उन सब को अपने तनख्वाह में से कुछ ही % सोशल सिक्योरिटी स्कीम में जमा करना पड़ता है। क्यों जमा करना है, किस लिए जमा करना पड़ता है? खुदा ना खास्ता कभी हमें कोई कुछ भी एक्सीडेंट हो गया, कुछ ना कुछ नुकसान होते, उस टाइम उस सोशल सिक्योरिटी, जो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन है, वहां से उस एम्प्लॉयज को पैसा मिलेगा। ठीक है, अब और एक भी होता है कि ऐसे एम्प्लॉयज क्या मिलते हैं? पेंशन ऑन रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के टाइम पेंशन भी मिलता है। ये सब जब हम इन सब को प्लस करते हैं, सम टोटल करते हैं, तो तब बनता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब यहां से आप देखिए, यहां पे कैलकुलेशन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी निकालना है। फाइंड आउट द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। उस टाइम आपको ये सब याद होना चाहिए। अगर आपको ये सब याद होगा तभी आप निकाल पाओगे, नहीं तो नहीं। क्या कहेंगे? सम टोटल ऑफ वेज इन सैलरी इन कैश, वेज इन सैलरी काइंड
employees contribution to the social security scheme and pension on retirement is called compensation of employees. So dear student, आज इतना तक ही, क्योंकि टाइम की पाबंदी की वजह से हम इतना ही कर पाएंगे, क्योंकि हमें 25 मिनट्स का ही मिलते हैं. तो कल हम ऑपरेटिंग सरप्लस से स्टार्ट करेंगे. एंड बेस्ट ऑफ लक.